आज की क्लास में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसका बेस क्या है, हमने कहा था कि हमें सबसे पहले रिपीटेटिव डीएनए को ढूंढना पड़ेगा, फिर रिपीटेटिव में से सैटेलाइट डीएनए और सैटेलाइट डीएनए में से मिनी सैटेलाइट को ढूंढना है। ठीक है, तो वो हमने पढ़ लिया था। वहाँ पर हमने बात की थी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस क्या है बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म बनती कैसे है, और पॉलीमॉर्फिज्म हमें डीएनए के कौन से सेगमेंट में देखने को मिलेगी, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखें, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डीएनए सीक्वेंस में जो पॉलीमॉर्फिज्म आती है वो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्यों पढ़ रहे हैं, वो हम किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस एज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होती है डीएनए सीक्वेंस में, वो जेनेटिक मैपिंग का भी बेस है बेटा, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी बेस है। क्योंकि ये दोनों का बेस है, इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी किसके ऊपर बेस्ड है, पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस, इसलिए हम इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक में स्टडी कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म है क्या, पॉलीमॉर्फिज्म बनती कैसे, कॉज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, क्यों बनता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये देखें तो कैसे अराइज होती है। तो ध्यान से सुना, कोई भी जो इंडिविजुअल है ना, हर इंडिविजुअल में म्यूटेशन होती है। हर इंडिविजुअल में क्या होती है, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन दो तरह की सेल्स में होती है। एक तो होती है सोमैटिक सेल्स में, किसमें होती है, सोमैटिक सेल्स में, और दूसरी होती है जर्म सेल्स में। बेटा ध्यान रखना, पॉलीमॉर्फिज्म बने तो गी किससे, म्यूटेशन से, लेकिन कौन सी म्यूटेशन वो हमें देखना है। तो ध्यान से सुने, हर इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में कुछ म्यूटेशन करता है। म्यूटेशन उनकी सोमैटिक सेल्स में भी हो सकती है और जर्म सेल्स में भी हो सकती है। लेकिन बेटा सोमैटिक सेल्स में जो म्यूटेशन होती है उसका पॉलीमॉर्फिज्म में कोई रोल नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म में कौन सी म्यूटेशन इन्वॉल्व होंगी, जो जर्म सेल्स में होती है। दूसरी कंडीशन क्या है, जर्म सेल्स में तो है बट डोंट इम्पेयर individual's ability to have offspring, इसका मतलब क्या है कि जर्म सेल्स में तो हो, लेकिन अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो उस इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को इफेक्ट ना करे। किसको इफेक्ट ना करे, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को इफेक्ट ना करे। मतलब डोंट इम्पेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग, उसकी जो ऑफस्प्रिंग बनाने की टेंडेंसी है उसको इफेक्ट ना करे, उसको इम्पेयर ना करे। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, म्यूटेशन हुई जर्म सेल्स में और इंडिविजुअल अभी भी कैपेबल है रिप्रोडक्शन करने में, इसका मतलब ये म्यूटेशन क्या हो जाएंगी, इनहेरिट हो जाएंगी। किस में चली जाएंगी, नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेनी में चली जाएंगी। मान लो ऑरेंज कलर से हम दिखा रहे हैं उन वेरिएशंस को, उन म्यूटेशन को जो उसके पेरेंट्स में हुई थी, पेरेंट की जर्म सेल्स में हुई, तो पेरेंट ने क्या किया, इन जर्म सेल्स के थ्रू उनको प्रोजेनी में ट्रांसफर कर दिया। अब सेम कौन करेगा बेटा, ये ऑफस्प्रिंग करेगा, ये भी अपने लाइफ टाइम में कुछ म्यूटेशंस करेगा, जर्म सेल्स में भी और सोमैटिक सेल्स में भी। तो इनके अंदर भी वो वेरिएशन, वो म्यूटेशन
जो जर्म सेल्स में हुई लेकिन उस इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रही। मान लो हम उसको इस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो ये इंडिविजुअल क्या करेगा, अपने लाइफ टाइम में जो ऐसी वेरिएशन म्यूटेशन एक्वायर की उनको भी, और जो म्यूटेशन उसको अपने पेरेंट्स से मिली थी क्योंकि वो भी इनहेरिट होकर के आई थी तो वो इनहेरिट हो सकती है, उन दोनों टाइप के म्यूटेशंस को ये अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफर कर देगा। सेम क्या होगा बेटा, ये इनका जो ऑफस्प्रिंग है ये भी अपने लाइफ टाइम में जर्म सेल्स में म्यूटेशन करेगा जो उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रही। मान लो हम उसको डिनोट करें ग्रीन कलर से, तो ये इन म्यूटेशंस को किस में इनहेरिट कर देगा, अपनी नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट कर देगा। किस में इनहेरिट कर देगा, नेक्स्ट जनरेशन में। तो जैसा कि आप देखते जा रहे हो म्यूटेशंस जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मान लो फिर ये इंडिविजुअल भी कुछ ऐसी म्यूटेशन करे जर्म सेल्स में जो उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रही, तो ये भी क्या करेगा, इन म्यूटेशंस को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देगा। किस में ट्रांसफर कर देगा, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देगा। ऐसे करते करते ये म्यूटेशंस क्या होती गई बेटा, इनहेरिट होती चली गई, और इनहेरिट होती चली गई तो साथ के साथ अक्यूमुलेट भी होती चली गई। आपने ये ऑब्जर्व किया, तो दैट मीन्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर ऐसी वेरिएशन अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, तो जब ये अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है तो ये लार्ज फ्रीक्वेंसी में आ जाती है। किस में आ जाती है, लार्ज फ्रीक्वेंसी। तो हमें ये तो पता चल गया कि पॉलीमॉर्फिज्म का कॉज क्या है, म्यूटेशन। लेकिन कैसे म्यूटेशन, जो जर्म सेल्स में हो और इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को इफेक्ट नहीं करी। इसका मतलब वो म्यूटेशन इनहेरिट हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन में, फिर सेम चीज इनका ऑफस्प्रिंग करता है तो वो अपनी और जो उसको पेरेंट्स से म्यूटेशन मिली थी उनको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देगा। सिमिलरली उनका प्रोजेनी करेगा। तो ऐसे करते करते जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो क्या होती जाती है, अक्यूमुलेट हो जाती है। अब इन म्यूटेशंस को हम पॉलीमॉर्फिज्म कब कहेंगे, व्हेन ए वेरिएशन और म्यूटेशन रेफर टू एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कब कहलाएगी। तो ध्यान से सुनना, इसके लिए 3 चीजें हैं। पहली चीज तो क्या है कि वेरिएशन जो हो वो इनहेरिटेबल वेरिएशन होनी चाहिए। इनहेरिटेबल मतलब पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होनी चाहिए। इससे फिर दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, क्या कि म्यूटेशन किस में हुई है, जर्म सेल्स में, और दूसरा क्या हो गया, डोंट इम्पेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग, टू हैव ऑफस्प्रिंग। ध्यान से समझने की कोशिश करें। हम क्या कह रहे हैं, हमने एक वर्ड यूज किया कि वेरिएशन, किस वेरिएशन को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे, कब कोई वेरिएशन पॉलीमॉर्फिज्म बनती है। उसके लिए पहली कंडीशन तो क्या है कि वो वेरिएशन इनहेरिटेबल होनी चाहिए। अब इनहेरिट कौन सी चीज होगी, जो वेरिएशन किस में होगी, जर्म सेल्स में, और दूसरा वो म्यूटेशन उस इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को भी अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो रिप्रोडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, तो वो इस इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को भी अफेक्ट ना करे। दूसरी कंडीशन क्या है, मोर देन वन वेरिएंट एट ए लोकस। वेरिएंट मीन्स एलील्स की बात करने, एट ए लोकस वेरिएशन इतनी होनी चाहिए कि हर लोकस पे मोर देन वन वेरिएंट आए। क्या है, हर लोकस पे मोर देन वन वेरिएंट हो जाए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। वेरिएशन किस में आनी चाहिए, स्लो वेरिएशन नहीं, लो वेरिएशन नहीं, लो कंटेंट नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी में आनी चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी कितनी, मोर देन 0.01। फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 0.01 से ज़्यादा होनी चाहिए। हम हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की जेनेटिक्स कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। हमने बताया था एक पॉपुलेशन के टोटल एलील्स की फ्रीक्वेंसी का सम
1 के इक्वल होता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कोई वेरिएशन हो रही है, कोई म्यूटेशन हो रही है, तो वो वेरिएशन हाई फ्रीक्वेंसी में होनी चाहिए। दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा होनी चाहिए। तब उस वेरिएशन को हम क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से देखना। किसी भी वेरिएशन को पॉलीमॉर्फिज्म कब कहते हैं, या कोई भी वेरिएशन पॉलीमॉर्फिज्म का हिस्सा कब बनती है? जब वो वेरिएशन इनहेरिटेबल हो, मोर देन 1 वेरिएंट हो एट ए लॉकस, और तीसरी कंडीशन क्या है? वो हाई फ्रीक्वेंसी में हो, मोर देन 0.01%। तो ये है कि हम किसी भी वेरिएशन या म्यूटेशन को पॉलीमॉर्फिज्म कब कहेंगे। अब इससे अगर हम कंक्लूजन निकालें 1 लाइन में कि आपकी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा? अगर कोई इनहेरिटेबल म्यूटेशन है, वो किसी पॉपुलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्व होती हो, तो उन इनहेरिटेबल वेरिएशंस को हम क्या कहेंगे? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन कंडीशन वही है, हाई फ्रीक्वेंसी में वो कब आएंगी? जब वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन अक्यूमुलेट होंगी। तो अगर कोई इनहेरिटेबल म्यूटेशन हमें ऑब्जर्व हो रही है किसी पॉपुलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी में, तो उन इनहेरिटेबल म्यूटेशंस को हम क्या कहेंगे? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन। भाई डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म आ रही है, मतलब इनहेरिटेबल वेरिएशन आ रही है, तो इनहेरिटेबल वेरिएशन हमें कहाँ दिखाई देगी? तो बेटा ध्यान से देखना, आपको पता है कि टोटल जीनोम जो होता है ना, उसमें 2 तरह के सेगमेंट होते हैं। एक तो होता है कोडिंग सीक्वेंस, एक होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस किसे कहते हैं? जो प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन रखते हैं। और नॉन कोडिंग कौन से होते हैं? जिनके पास प्रोटीन बनाने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। हमारे जीनोम में लेस देन 2% पार्ट कैसे है? कोडिंग। दैट मीन्स 98% से ज़्यादा पार्ट कैसे है? नॉन कोडिंग। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये पॉलीमॉर्फिज्म की इनहेरिटेबल वेरिएशन है, ये हमें कौन से सेगमेंट में दिखाई दे? तो बेटा इन वेरिएशंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर किस में होती है? नॉन कोडिंग रीजन में ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉन कोडिंग रीजन का कोई कोडिंग फंक्शन तो है नहीं। अब अगर इनका कोई कोडिंग फंक्शन नहीं है, तो इससे क्या होगा? दीज म्यूटेशंस हैव not have any immediate effect या impact on individuals reproductive ability। कहने का मतलब क्या है? क्योंकि इनका कोई कोडिंग फंक्शन तो है नहीं। अगर कोडिंग फंक्शन होता तो तुरंत प्रोटीन बनता और हमें पता चल जाता कि इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है। तो इनका कोई भी इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता है इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में। अब इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता तो हमारा रिपेयर सिस्टम इसको करेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करता है, और जब ये करेक्ट नहीं होती है तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन अक्यूमुलेट हो जाती है। क्या हो जाती है? अक्यूमुलेट। और अक्यूमुलेशन से फिर ये किसका हिस्सा बन जाती है? पॉलीमॉर्फिज्म का। क्योंकि अगर ये अक्यूमुलेट नहीं होती तो कभी भी ये लार्ज फ्रीक्वेंसी में नहीं आ पाती। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये चीज़ सिर्फ कब पॉसिबल हुई है? क्योंकि ये जो सीक्वेंसेज होती है ये मोस्टली हमें नॉन कोडिंग पार्ट में दिखाई देती है। किसमें दिखाई देती है? नॉन कोडिंग पार्ट में। क्यों? क्योंकि नॉन कोडिंग पार्ट का कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसके पास कोई कोडिंग फंक्शन तो होता नहीं है। इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन अक्यूमुलेट होती जाएंगी और पॉलीमॉर्फिज्म बना लेंगी। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म की अलग अलग टाइप्स कैसी हैं? तो बेटा माइनर सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज से लेकर के एक न्यूक्लियोटाइड में भी वेरिएशन आ सकती है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज से लेकर के
लार्ज चेंजेस तक होते हैं। अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है तो उस पॉलीमॉर्फिज्म को हम कहते हैं एसएनपी। एसएनपी मीन्स सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसके अलावा और भी पॉलीमॉर्फिज्म और हमें कहाँ देखने को मिलती है? मिनी सैटेलाइट में। मिनी सैटेलाइट किसका पार्ट है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पार्ट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तो हमने पॉलीमॉर्फिज्म का कौन सा पार्ट यूज किया है? मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट भी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, लेकिन ये किस में काम आता है? ये लिंकेज मैपिंग में काम आता है। किस में काम आता है? लिंकेज मैपिंग में काम आता है। समझ में आई? तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म की अलग अलग टाइप्स। अब लास्ट में देख लो भाई, हमने इतनी रामायण पढ़ी, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे बनता है, कौन से रीजन में होता है, ठीक है, इसकी वेरियस टाइप्स क्या है, तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनका कोई ना कोई तो रोल होता होगा जो हमारे काम आता है। तो इनका इम्पोर्टेंट रोल क्या है? जैसे कि एक तो हमने कहा कि ये बेस है। किसका बेस है? जीनोम मैपिंग का भी बेस है। जीनोम मैपिंग का तो बेस कौन है? माइक्रो सैटेलाइट, वो हम पढ़ चुके हैं। और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी बेस है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस क्या है? मिनी सैटेलाइट है। ठीक है, तो एक तो ये तो इनका इंपॉर्टेंट रोल है ही, क्योंकि अगर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होती तो ना तो हम डीएनए फिंगरप्रिंट के बेसिस पर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर पाते, ना ही हम जीन मैप बना पाते। ठीक है, क्योंकि जीन मैपिंग में माइक्रो सैटेलाइट काम आते हैं और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिनी सैटेलाइट काम आते हैं। दूसरा इनका रोल क्या है? जैसे कि आपको पता है पॉलीमॉर्फिज्म में वेरिएशन आती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो वेरिएशन अक्यूमुलेट हो जाती है, लार्ज फ्रीक्वेंसी में आ जाती है। तो एक बार सोच के देखो, अगर लार्ज फ्रीक्वेंसी में म्यूटेशंस हो रही है तो वो क्या करेंगी? एक नई स्पीसीज बना लेंगी। दैट मीन्स ये किस में भी रोल प्ले करेंगी? स्पीशिएशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और अगर स्पीशिएशन होगा तो एक नई स्पीसीज बन जाएगी। दैट मीन्स एवोल्यूशन भी हो रहा है। इसका मतलब पॉलीमॉर्फिज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एवोल्यूशन एंड स्पीशिएशन में भी। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सेकंड पार्ट हमने कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम टेक्निक के बारे में बात करेंगे, टेक्निक के लिए क्या क्या हमें चाहिएगा, रिक्वायरमेंट क्या क्या है और एप्लीकेशंस क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू बेटा।